जनमन वॉइस में हम विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक मुद्दे हुए, सोशल मुद्दे हुए, राजनीतिक मुद्दे हुए, जो आम आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन पे हम बात करते हैं। जी। तो उन पे आपकी राय क्या है, कृपया बताइएगा। जैसे पहला क्या है, जैसे वर्तमान समय में आपकी प्रमुख समस्याएं या मुद्दे क्या हैं? वर्तमान समय में प्रमुख समस्याएं आज की डेट में अगर देख लें तो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या ये है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। कुछ लोकल जो लोगों को समझने नहीं देना चाहते हैं कि देश में हो क्या रहा है, अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को भ्रमित किया हुआ है। रोजगार हो तो रहे हैं, लेकिन अब रोजगार कैसे मतलब जनरेट हो रहे हैं, किसको मिल रहे हैं करके कोई इसको काउंटिंग नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा चले कि इतने लोगों को इतने लोगों को रोजगार मिला, तो लोगों को कहा जा सके में रोजगार दिया गया है, हाँ, या किस क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया गया है। अगर गिनती करने के लिए आप केवल डिबेट में इस चीज को कहें कि भाई हमने इतने दिए या उन्होंने कहा आपने कहाँ दिया, सिर्फ भाषण हो रहे हैं। हाँ, मतलब एक कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो लोगों को लाभ मिलता भी दिखना चाहिए और उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महंगाई नियंत्रण में है आज की डेट? महंगाई तो देखिए, महंगाई दो तरह की होती है। एक तो होती है रोजमर्रा की मार्केट, जो भाई मान लीजिए सब्जी के दाम है, टमाटर है, आलू प्याज है, ये तो रोज बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन हमें मेन महंगाई उसमें देखनी चाहिए जो हमें यानी गाँव से लेकर शहरों तक यूज़ होता है जो चीज़, जैसे कि राशन में है और आपके तेल घी ये सब रिफाइंड में, इसमें कंट्रोल होना चाहिए। ये तो सबके हित में है। और कभी खाने पीने की चीज़ों पे, हाँ, खाने पीने की चीज़ों कभी ज़्यादा हो जाती है तो सिर दर्द हो जाता है, और फिर कभी कम भी हो जाती है, लेकिन इसका एक बैलेंस होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपने सभी देखी, जैसे पिछले 10 साल या 15 सालों में गवर्नमेंट यूपी में जी, तो किस गवर्नमेंट में महंगाई में क्या इफेक्ट पड़ा है, किसकी गवर्नमेंट? इस गवर्नमेंट में देखिए, महंगाई अगर हम कहें तो महंगाई लगभग बहुत ज़्यादा इस तरह के अप डाउन में नहीं है। जैसे कि एक सर्च रिपोर्ट भी है, 3 महीने 6 महीने के लिया जाता है, जहाँ से डीए वगैरह लोगों का जनरेट होता है, सरकारी सर्विस वालों का या पेंशनरों का। तो वहाँ से भी अगर हम समझें तो बीच बीच में महंगाई तो ऐसी हुई है कि लोगों को लगा कि बहुत हाई चली गई, लेकिन उसके साथ साथ जब काम हो रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास, ये भी एक पक्ष है, देखना चाहिए लोगों को। पर फिर भी सरकार, जैसे कि आज सड़कों के बारे में आप देख लीजिए, शहर के अंदर बहुत सारे इतने काम हो रहे हैं, तो पैसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सही जगह यूज होना चाहिए। अगर पैसा मान लीजिए महंगाई के माध्यम से जा भी रहा है सरकार के पास, तो पैसा अनर्गल कहीं इधर उधर भी न जाना चाहिए। कुछ महंगाई तो लेवल से अप डाउन चलती है, ज़्यादा बीच में होती है, फिर वो बैलेंस होती है। अच्छा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से आप? कानून व्यवस्था सुरक्षा तो बिल्कुल एकदम आप पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी रहनी चाहिए, आगे भी ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं ऐसे बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और सार्वजनिक परिवहन जैसी, वहाँ पर कई चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, कई चीज़, जैसे सड़क नहीं है। अच्छा, मतलब वो भले ही निगम के अंडर में आ गया है, एडीए के अंदर, लेकिन सड़क नहीं है, पानी का भराव बड़ी दिक्कत है वहाँ। और लाइट का भी है, तो लाइट खंभों में मतलब अपना लोगों ने अरेंज कर रखा है, सड़क भी नहीं है और पानी का निकास नहीं है, तो दिक्कतें तो हैं। अच्छा, क्या आप सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? तो सरकारी सेवाएं, कुछ चीज़ें तो हैं कि अगर हम डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट हैं जो अपना जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जो केवल टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो सिरदर्दी तो है। जैसे कि आप आए दिन देख रहे हैं, डीएम साहब छापा मार रहे हैं स्वरूप रानी में, देखिए सरकारी अस्पताल तो है, कितनी दिक्कतें हैं वहाँ, सब सामने आ रहा है। तो इस तरह से लोगों को, जिम्मेदार लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कुछ पुलिस महकमे आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या पुलिस महकमे की एक मुझे समझ जो आती है वो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई केस हो जाता है, कोई जाता है अगर आपके पास, तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते भाई? आप ये क्या है कि वो मंत्री, सांसद और डीएम इसके पास जाए तब आप एफआईआर दर्ज करेंगे? कम से कम उस लेवल की एफआईआर दर्ज करिए, उसके पास जाइए, उसकी समस्या सुनिए तो सही। जिसका सोर्स नहीं उसका आप दर्ज ही नहीं करेंगे। आपका पुलिस महकमे में मतलब आपका बहुत समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप बताइए कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? एक गरीब आदमी की एफआईआर कैसे दर्ज होगा? वो जानता भी नहीं प्रोसेस आपका क्या है, और आप इतना घिस डालेंगे उसमें, उसको दबाव डाल दिया जाएगा, उसका बयान बदलवा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, धमकी दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा। कानून व्यवस्था और जो आपकी न्याय व्यवस्था से मुझे सख्त मतलब दिक्कत है कि आप ये बताइए कि 43 साल का अभी एक बंदा कौशाम्बी का छूटा है, 43 साल बाद वो बाइज्जत बरी हुआ। 103 साल का बंदा, वो मरने वाला है, बाइज्जत कहाँ से बरी हो गया? वो मतलब बाइज्जत बरी हुआ, उसका दोषी कौन है? तो इन सब चीज़ों में सुधार की बड़ी जरूरत है। पुलिस व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बिल्कुल कचरा है एकदम। अब करोड़ों के हिसाब से केस पड़े हैं, ये क्या तरीका है?
जज के यहाँ इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब का अगर आप वो हो जाए तो इतना शोषण होता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये बात सकते हैं कि जो भी वैकेंसी पड़ी हुई वैकेंसी फिल होनी चाहिए, नहीं तो रोजगार आप कहाँ से देंगे, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे आप। अगर आप नहीं देना चाहते या कोई आप भविष्य के लिए ऐसा कोई प्लान तैयार करते हैं, वो भी स्पष्ट कीजिए कि भाई ऐसा क्यों रुकावट है, तो उसका कारण क्या है। तो आदमी के मन में क्लियर हो जाए ना कि भाई वैकेंसी इतनी है, उसको इसलिए रोका गया है, तो उसके लिए हंगामा ना करें लोग। उनकी एक मांग ये भी है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। रिजल्ट तत्काल आना चाहिए, रिजल्ट समय पर आना चाहिए, रिजल्ट ना बिल्कुल समय पर सत्र चलना चाहिए, रिजल्ट समय पर आना चाहिए। अच्छा, देरी होती है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? देरी होने का मतलब कि ये सही समय पर सब चीज की शुरुआत ना करना। आप आदमी के मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर बढ़ाइए। मैन पावर ही तो है आपके पास, सिस्टम नहीं, सिस्टम जनरेट कीजिए। तो लेकिन अगर आप कहिए कि आप इन सब कारणों से रिजल्ट लेट करेंगे तो वहाँ सत्र लेट हो रहा है। अब आप देखिए कि अभी जैसे सीयूटी का रिजल्ट है, इतना लेट करेंगे, इसके बाद एडमिशन में अक्टूबर नवंबर बिता देंगे, इसके बाद जनवरी में लास्ट फरवरी स्टार्टिंग में पेपर ले लेंगे। पहला सत्र का बच्चे ने पढ़ा क्या, वो क्या देगा, और फिर इसमें फेल कर देंगे आप 40% 35% बच्चों को। तो ये तो उनकी गलती नहीं है ना। आप मैन पावर बढ़ाइए, सिस्टम बढ़ाइए, रिजल्ट समय से दीजिए, समय से परीक्षा कीजिए, समय से उनका एडमिशन लीजिए, समय से सत्र शुरू कीजिए। अच्छा, एक आजकल ट्रेंड में और भी है भारत में, जो जैसे विपक्ष हमेशा उठाता रहा है इस सवालों को जी, भारत में जातीय जनगणना जी क्यों आवश्यक है आपकी नज़र में? देखिए साहब, जातीय जनगणना को उलझाने का सिर्फ एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि जाति के आधार पर सब कुछ होना चाहिए, तो यहाँ से संवैधानिक गलती करते हैं सबसे पहली, कि संविधान में जाति पात का जिक्र नहीं है, जाति पात के आधार पर कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो आप एक तरफ तो रटते हैं कि संविधान, दूसरी बात संविधान का उल्लंघन तो आप ही खुद ही कर रहे हो। तो जाति जनगणना आप अभी तो आगे जाति जाति में लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि अपने जाति का भाई जिसका जो ज्यादा होगा। आप देखिए भविष्य, पहले आप अगर भूतकाल से देखते चले आएंगे कि आदमी कम और ज्यादा कैसे हुए। अगर जो सवर्ण है, लड़ा है, मरा है, जनेऊ किसके उतारे गए हैं, और लाखों लोग किसके मारे गए हैं, तो जनसंख्या उसकी तो कम होगी। अब आप पहले छिप के बचते रहे, अब आज आप कहोगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहाँ का न्याय है। तो या तो आप एकदम देश को तोड़ दीजिए, देश अलग बना दीजिए, भाई सवर्ण साथ में रहेंगे ही नहीं, हम उनको आपको पसंद ही नहीं करते, अलग करके सबको कर दीजिए। ये सही तरीका नहीं है। अगर जाति जनगणना होती है, मैं कह रहा हूँ पहले आरक्षण खत्म कर दीजिए, जाति जनगणना करा लीजिए। ये ठीक है, राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारा संविधान ना तो कोई सेकुलरिज्म कहता है, ये बाद में सब मोडिफिकेशन करके डाला गया है, और ना कहीं जाति पात से आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबके लिए सब, जब सब नहीं तो फिर सबसे पहला तो संविधान का नाम ही गलत है, आप उसका भी संविधान करिए ना। जब संविधान का मतलब है सबके लिए नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक आपका अधिकार है, तो संविधान रहा कहाँ। जब आप जबरदस्ती जाति पात के आधार पर गिनती करके देने लगेंगे, तो ये किसी हद तक सही नहीं है। लेकिन अब भाई जो ऊपर बैठे हैं जैसा विचार करेंगे वैसा करेंगे। राजनीतिक स्टंट है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक स्टंट है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आगे और वैमनस्यता बढ़ेगी जी। आप जाति पात, मैं कह रहा हूँ कि अगर यही संविधान की स्टार्टिंग में ये कह दिया जाता, जैसे राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद क्या था, राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद ये था कि समाजवादियों को भी नहीं पता है, उनका कहना ये था कि आप अपने नाम के सामने जाति नहीं लगाएंगे, ये राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद था। आज समाजवाद में देखिए वो यादवों के साथ जो हुआ, बिल्कुल जघन्य गलत काम हुआ, लेकिन अब उसको राजनीतिक पार्टियां साल उड़ा के सम्मानित कर रही हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जिसने किया बिल्कुल गलत किया, उसको दंडित करिए, उसको सब जानकारी, उसको केस को हल करने का एक अच्छा तरीका ढूंढिए। कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ और जातिवादिता फैला रहे हैं आप। तो ये राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद कहाँ होगा? तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या जानते हैं? यदि हाँ तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर, देखिए जो पहलगांव में जो घटना हुई बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है। और अगर मैं बात करूं तो मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूं, उस जगह मैं लगभग 5 साल रहा भी हूं। वहाँ की स्थिति में समझता हूँ कि वहाँ पर इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं दे पाना भी बहुत संभव नहीं है। एक भरोसे पर ही वहाँ बहुत जगह काम चलता है, क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे तो पहाड़ी देखेंगे तो आसमान एकदम छूता हुआ दिखेगा, इधर देखेंगे तो पाताल दिखाई देगा। तो वहाँ पर इतनी जल्दी कोई भी सुविधा मुहैया कराना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अपराधी हैं, जो इसके साथ मिले हुए हैं,
जितना भी इनका समूह संगठन है उसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। मैं सरकार से ही अपील करूंगा। उसके पक्ष में जितना भी काम सरकार ने किया है वो आज तक अच्छा ही रहा है, और जो लोग इसको बिल्कुल भाड़ में झोंकने जैसा सोचते हैं तो वो यूक्रेन के युद्ध और इजराइल के युद्ध से सबक सीखें कि 3.5 साल से एक छोटा सा देश लगा हुआ है, उसको मिटाने में अमेरिका साथ दे रहा है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? यूक्रेन हो रहा है। और हमारे सामने खुल के तुर्की और चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का। आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान लड़ रहा था? आप पूरा विश्व युद्ध का ये रूप ले रहा था। तो यहाँ पर बड़ी बुद्धिमानी किया सरकार ने और इतना बढ़िया सबक सिखाया है कि वो पाकिस्तान अभी बरसों बरस तक उबर नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, मैं इसके पक्ष में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच सर।